रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात है का सेगमेंट है, और जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में बताया था कि काम की बात है में हम इस बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो आजकल के ज़माने के लिहाज से जब दिमाग में आता है कि अच्छा एस्थेटिक रीज़न, किसी ने नोज़ जॉब करा ली, किसी ने जो है वो फेस लिफ्ट करा लिया, उस पर बहुत सारी जजमेंट्स होती हैं। हमें जज बनने का बहुत शौक है, ये बताने का लोगों को बहुत शौक है ये सही है गलत है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इससे पहले का जो ज़माना था, प्लास्टिक सर्जरी का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था तो एक्सीडेंट्स, कुछ एसिड विक्टिम्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी को डिफॉर्म कर दे किसी तरीके से, कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर अगर आप ना चाहते हुए भी करवाएं जो कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को डिकंस्ट्रक्ट कर दे, उसको दोबारा से शेप में लाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत मेजर रोल अदा करती है। आपकी ज़िंदगी बन सकती है अपने आप को इस तरह देख के कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था इस सर्जरी के बाद या इस एक्सीडेंट के बाद कि मेरा परमानेंटली ये बॉडी पार्ट वैसा नहीं रहेगा जैसा था, वो आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। कराची में मौजूद होते हैं ये प्लास्टिक सर्जन जो कि पूरे पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ही इज़ नॉट जस्ट अ प्लास्टिक सर्जन बट ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन स्कल्प्टर। खूबसूरत चेहरों के पीछे भी इनका राज है और किसी को एक्सीडेंट से निकाल कर उसको एक बेहतर चेहरा देने के पीछे भी इनका जो है वो नाम है। हम आपको मिलवाना चाहते हैं डॉक्टर फहद मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत बहुत शुक्रिया फहद शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा मुझे बुलाने के लिए। फहद, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम इस बारे में बात करें कि किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हो गया, प्लास्टिक सर्जरी, एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन किस तरह से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है? प्लास्टिक सर्जन जो है वो ना सिर्फ किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है और उसकी जो एक अपीयरेंस डिसफिगर हो गई है, उसके अलावा एक नॉर्मल इंसान को जिसके कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत स्कूल से उसको बुलिंग हो रही है, स्पेशली जैसे नाक की एग्जांपल ले लें आप, नाक को लेकर बच्चों की बड़ी बुलिंग होती है, कान को लेकर बच्चों की बड़ी बुलिंग होती है और बड़े ट्रॉमेटाइज हुए होते हैं। तो वो चीज़ भी अगर आप एक अच्छे तरीके से, एक नेचुरल तरीके से कि ऐसे करें कि पता ही ना लगे कि ऑपरेट हुआ है और ऐसे काम करे कि शक्ल और हसीन हो जाए, अगर आप किसी के लिए कर देते हैं तो ये लाइफ चेंजिंग होता है। बिल्कुल। एक्सीडेंट और उससे जो चेहरे ख़राब होते हैं उनको तो बेहतर करना, तो वो तो खैर उसकी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। उससे तो ऑब्वियसली इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन नॉर्मल लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाती है, नॉर्मल लोगों की भी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड भी करना चाहूँगी, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। कोई सवाल अगर फहद से पूछना चाहते हैं प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक जो आपको नहीं समझ में आता, फहद हमारे साथ मौजूद है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस बात का, कॉल कर सकते हैं कि कोई इंसान, जैसे कि आपने कहा फहद, कि कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है, राइट? सो अगर वो अफोर्ड कर सकता है, कमा रहा है, जहाँ पे हम इतने और काम करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को ना थोड़ा सा इस निगाह से देखा जाता है कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपके पास कुछ करवाने आई तो मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो वो एक टैबू जो है वो रहता है, राइट? सो अब नॉर्मलाइज हो गई हैं चीज़ें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे केसेस हैं, ऑफ कोर्स यू आर नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट कितने ऐसे केसेस हैं जो आपने उनकी कोई एक चीज़ जो है वो अपलिफ्ट कर दी एंड उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बेहतर हो गई? भाई मैं तो बताऊं, हर रोज़ मेरे क्लिनिक के अंदर लोग आंसुओं से रो रहे होते हैं, मैं आंसुओं से रो रहा होता हूँ, बिकॉज माएँ रो रही होती हैं, लड़कियाँ रो रही होती हैं और उनकी खुशी देखकर मेरे भी आंसू, मैं तो 3 दफ़ा ऐसे होता है दिन में कि मैं भी आंसुओं पे आ जाता हूँ, बिकॉज उनकी खुशी, बिकॉज वो सालों भर की होपलेसनेस कि बस अब यही है, अब चेंज नहीं हो सकता। मियाँ ने बोल दिया, सास ने बोल दिया कि भाई ये तस्वीर तो ये दिखाई थी, ये तो लड़की लग नहीं रही है, तो अब निकाह तो हो गया लेकिन अब शादी तोड़ दो। वो आके रो रहे, करो, वो कह रहे नाक चेंज करा लो। वैसे तो मैं इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि अगर कोई कह रहा है आपसे कि आपकी नाक सही नहीं है, नाक सही करो फिर शादी करेंगे, तो उससे तो शादी करना ही नहीं है। बिल्कुल, वो रेड फ्लैग है, वो तो रेड फ्लैग है कि ये लोग अभी शादी से पहले ये हाल करें तो बाद में क्या करेंगे। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ये कॉम्प्लेक्स लेके, अब जैसे एक लड़की थी उसके कान, लोगों के कान बाहर निकले हुए होते हैं, सही। और वो बहुत दूर से नज़र आ रहा होता है, उसको प्रोमिनेंट ईयर डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो एक लड़की मेरे पास आई ऑस्ट्रेलिया से, ना पाकिस्तानी थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आई, तो उसके कान मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर दिए ना, तो वो जब उसकी पट्टी निकली तो वो रोए जाए, उससे बात ही ना की जाए, रोए जाए। और
फिर फाइनली को 5-10 मिनट रोने के बाद कहती है कि डॉक्टर आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि आपको मैं क्या बताऊं कि मुझे लग रहा था कि मैं खाई में गिर गई हूँ, मैं कभी भी नहीं निकलूँगी। कह रही मेरी डिवोर्स इस कान की वजह से हुई, मुझे हर डॉक्टर कहता था कि आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड कान है, ठीक नहीं हो सकता, और ये ठीक हो गया है। वाह। आई मीन मैं बता नहीं सकता। नाक की सर्जरियाँ करते हैं, मैं जब नाक की सर्जरी करता हूँ तो खैर ये सारे ख्याल अब तो रियलाइज़ हो गया कि अल्लाह की तरफ से ही आते हैं, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी थॉट्स हैं, और इसीलिए अब मैं समझ गया हूँ कि आपको और सिखाना भी चाहिए, बिकॉज अल्लाह ने आपको दिया है और इसलिए दिया है कि शायद आप दूसरों की मदद भी करें और दूसरों को सिखाएं भी। अच्छा, लेकिन बाय द वे हम यहाँ पे पिक्चर्स भी प्ले कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। मैं कहना चाहता कि जब हम नाक की सर्जरी करते हैं, जब मैं नाक की सर्जरी करता हूँ तो नाक में इतनी ताकत है पूरे चेहरे को बदल देने की। बिल्कुल। तो जब मैं नाक की सर्जरी करता हूँ तो मैं सिर्फ अच्छी नाक नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सर्जरी करने के बाद चेहरा पहले से ज़्यादा हसीन हो जाए। बिकॉज लोग सर्जरी क्यों कराते हैं? हसीन लगने के लिए कराते हैं ना, अच्छी नाक के लिए थोड़ी कराते हैं। गोल तो ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप ऐसी नाक रीशेप करते हैं, क्योंकि बनाता तो अल्लाह है, हम तो सिर्फ रीशेप करते हैं, और वो भी उसके हुक्म से ही करते हैं। तो हम ऐसी नाक रीशेप करने की कोशिश करते हैं कि चेहरा ज़्यादा हसीन हो जाए। मैं बताऊँ कि जब लड़कियाँ मुझे याद है जब आती हैं मेरे क्लिनिक में दिखाने के लिए, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, घबराई भी होती हैं, और नज़र आ रहा होता है सालों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और जब सर्जरी के बाद पट्टी खुलती है तो एक हफ्ते बाद मैं उनको दोबारा बुलाता हूँ, तो उनकी चाल ही चेंज हो जाती है। वो दरवाजे से ही ऐसे आती है, पता नहीं कौन आ गया, मतलब, और वो कॉन्फिडेंस, आंखों की लुक चेंज हो जाती है, खुदा की कसम। एंड दैट इज़ आई थिंक इट्स किसी भी इंसान के लिए कोई ऐसी चीज़ कर दो कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए, इससे बड़ा अल्लाह का आप पे एहसान ही नहीं हो सकता है कि उसने आपको ऐसी जगह पे रखा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि अब ज़माना ऑफ कोर्स इतना फास्ट पेस्ड है, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं परफेक्शन, देखते हैं हम हर जगह, हम मैगजीन्स में देखते हैं बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ये है। तो फहद की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग भी, जो उनके पास जाते हैं और कहते हैं नोज जॉब प्लीज़ प्लीज़ नोज जॉब कर दे। फिर कहते हैं नहीं आप भागें यहाँ से, आपको नोज जॉब की ज़रूरत नहीं है। सो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम केसेस की, या तो वो देखने में एक्सट्रीम हो, या फिर वो आपकी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता हो कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोफेशनली पर्सनली, तो जाकर जब आपके पास कोई आता है तो आपको नीड फील होती है। राइट? आपने कितने सारे लोगों को कहा है कि नहीं है ज़रूरत? भाई मेरे पास अगर 10 मरीज आते हैं तो मैं 2 को ऑपरेट करता हूँ, इसलिए कि हर चेहरा एक मास्टरपीस है। सही। और हर चेहरा इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, और बनाने वाला मुसव्विर सबसे बड़ा मुसव्विर है अल्लाह। तो उसके काम में जहाँ पे कोई भी आपको नहीं लग रहा कि कोई चीज़ ग्लेयरिंगली हार्मनी में नहीं है, आप उसको नहीं छेड़छाड़ करते। बिकॉज अगर एक खूबसूरत चेहरा है तो अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, और उसको एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें। ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, अपने आप को ऑब्जेक्टिवली, एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब ये है कि ऐसे देखें जैसे है, ऐसे नहीं देखते अपने आप को। लोग अपने आप को इमोशनली देखते हैं। तो जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो जैसे वो लगते हैं वैसे नहीं देख रहे होते। उनको वो ट्रॉमा, बचपन के वो अब्बा के ताने, अम्मा की बातें, गर्लफ्रेंड की बातें, भाई बहनों की बातें से अपने आप को देख रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको सिर्फ ये आंखें देनी होती हैं देखने के लिए कि वो है कैसे। बिल्कुल, तो वो भी बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। साइकोलॉजिकल बैरियर जो आपके माइंड में होता है कि किसी ने आपको एक बार बोला फॉर इंस्टेंस कि तुम्हारे कान बड़े हैं, तुम्हारी नाक बड़ी है, और वो इतना ज्यादा नहीं है कि आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन, एक अच्छा डॉक्टर आपको बता देगा कि भाई देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ माइकल जैक्सन की। आज अफ्रीकन अमेरिकन जो अफ्रीकन अमेरिकन लड़के हैं, आज कितने अमेरिका में सारे रैपर्स मशहूर हैं, लड़कियां मरती हैं उन पे, दुनिया मरती है उन पे, सेक्स सिंबल्स, आइडल्स बने हुए हैं, सेक्सिएस्ट पीपल अलाइव भी कुछ को तो कहा गया है, ठीक है। पर अगर आप देखते हो उनकी नाकें कितनी मोटी होती हैं, उनका फेस ही ऐसा है, नाकें कितनी मोटी होती हैं, उनके लिप्स बड़े, नाकें मोटी होती हैं। माइकल जैक्सन, जब माइकल जैक्सन अपने टाइम में था तो वो अफ्रीकन अमेरिकन के हिसाब से बहुत हसीन आदमी था। मतलब उसके फीचर्स बहुत कॉकेशियन टाइप थे, बहुत हसीन था। अगर आज के ज़माने में होता तो प्रॉब्ली वो सेक्सीएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल अफ्रीकन अमेरिकन होता। आप समझ रही हैं? तो ऑब्जेक्टिवली वो बहुत हसीन आदमी था, लेकिन बचपन से उसका अब्बा कहता था मोटी नाक, मोटी नाक, मोटी नाक। तो उसके दिमाग में ये बात बस गई। तो जब उसने पहली सर्जरी करा, अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं लोगों को ये भी समझाता हूँ कि
कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करना, जैसे नाक की सर्जरी कर लिया, फेस लिफ्ट कर लिया, जो भी सर्जरी करी, वो एक नया घर बनाने की तरह नहीं है, वो एक बने हुए घर को रेनोवेट करने की तरह है। क्योंकि हम कोई नया बोन नहीं बना सकते, नई हड्डी नहीं बना सकते, नया कार्टिलेज नहीं बना सकते, नई स्किन नहीं बना सकते, जो है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, राइट। सो एक हद तक ही फर्क आएगा। अब माइकल जैक्सन ने पहली सर्जरी कराई और आई एम श्योर, क्योंकि उसने 4-5 करा के अपनी नाक खराब कर दी, लेकिन अब पहली कराई हुई तो ठीक ही हुई होगी। अच्छा, ये जो नोज जॉब वेंट रॉन्ग, कितना हम ये देखते हैं आपके पास, ऑफ कोर्स आपने नाम तो नहीं बताएंगे, मगर कोई ऐसे पेशेंट जो नोज जॉब कराई हो, खराब हो गई हो, आपके पास आई हो, हैव यू एवर ट्रीटेड एनी सच? या आई हैव ट्रीटेड मेनी पेशेंट्स जो खराब नोज जॉब के साथ आते हैं, लेकिन सैड बात ये होती है कि द बेस्ट टाइम टू गेट अ गुड रिजल्ट इज द फर्स्ट टाइम। ओके। क्योंकि पहली दफ़ा जो आपका सारे जो स्किन, सारे टिश्यूज़ में स्कारिंग कम होती है, स्किन भी अच्छी होती है, टाइट नहीं होती, टिश्यूज़ भी सारे बिल्कुल सही होते हैं। दूसरी दफ़ा जब आप जाते हैं तो चीज़ें टाइट हो चुकी होती हैं, स्कार हो चुका होता है, शेप ख़राब हो चुका होता है, और काम करना भी मुश्किल होता है और रिज़ल्ट आना भी मुश्किल होता है, और उसके बाद ज़्यादा स्कारिंग होती है। तो हर दफ़ा जब आप सर्जरी करते हैं उसी पे तो आपका रिज़ल्ट ख़राब से ख़राब, आपके चांसेस अच्छा रिज़ल्ट आने के कम से कम तर होते चले जाते हैं। उसी तरह माइकल जैक्सन की 4-5 सर्जरी के बाद नाक ख़राब हो गई, बिकॉज नया कार्टिलेज तो नहीं बना सकते ना, बिकॉज इंसान का जिस्म इस पूरे दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब आप दुनिया की तमाम दौलत एक जगह रख लें और मेरी खाल का इतना सा टुकड़ा एक तरफ रख दें, आप नहीं खरीद सकते। किसी जले हुए मरीज से पूछें, आप वो बताएगा कि खाल की कीमत। दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी आप एक तरफ रख दें, मेरी खाल, मुझे तो छोड़ दें, मेरी खाल का एक टुकड़ा नहीं बना सकते। और इनफरादियत के डीएनए, इट्स सो सरप्राइजिंग, यकीन नहीं आता कि हर एक का जो थंब का प्रिंट है वो अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। मतलब ये टेक्नोलॉजी, इस जिंदगी ने, अल्लाह ने हमें जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट दिया है वो ये जिस्म है। तो और इसकी टेक्नोलॉजी हमसे अरबों साल आगे, क्योंकि अल्लाह की टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे। तो हमें ये भी समझना है कि हम एक हद तक ही चेंज ला सकते हैं। तो जो सर्जन बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ऐसे भी कर दूंगा, वैसे भी कर, उससे भागो। ये मेरा सवाल आने भी वाला था, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या डील कर रहा है। सही। क्योंकि ये जिस्म जो है ना समंदर की तरह है, समंदर से भी ज़्यादा वसी है ये जिस्म। सो हमेशा हम्बली रिस्पेक्ट द डिज़ाइन, बिकॉज ये डिज़ाइन बनाने वाला नंबर 1 है। तो डिज़ाइन को रिस्पेक्ट करें, कम से कम छेड़छाड़ करें, सही, कम से कम काम करें, और जितना ना सर्जरी करना पड़े, जहाँ पे ना हो वहाँ ना घुसे। ये मत समझे कि मैं ठीक कर दूंगा और मैं ये भी सही कर दूंगा, मैं वो भी सही कर दूंगा, ये ना करें। और ये आई थिंक आपका बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, अ वेरी गुड वन, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अपने पेशेंट को बताएं कि बहुत ड्रामेटिक आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल फेस आपका तब्दील हो जाएगा, राइट? और इसको पेशेंट सही लाइक ग्रेसफुली लेते हैं। कभी कभार फेस बिल्कुल तब्दील हो जाता है, लेकिन नेचुरली, क्योंकि देखें, चाहे आपकी जितनी भी खड़ी हुई नाक हो, चाहे जितने भी बड़े होठ हो, जितने भी ऊंचे चीक्स हो, अगर आप नेचुरल नहीं लग रहे तो आप खूबसूरत नहीं लग रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सारे लोगों में ऐसे हम काम करते हैं कि बिल्कुल फेस चेंज हो जाता है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि नाक पे सर्जरी हुई है। लगना इतना नेचुरल, आप चेंज हो जाए लेकिन लगना नेचुरल चाहिए, क्योंकि हुस्न सिर्फ अल्लाह की काम है कि जैसे अल्लाह ने अगर एक, और आपने ऐसे ही सीखना है। आपने यू हैव टू बी, बिकॉज आपने कोई नई चीज़ थोड़ी ईजाद करनी है। हसीन चेहरे तो अल्लाह ने हर जगह बनाए हुए हैं, आपने सिर्फ देखना है और सीखना है। एब्सोल्युटली। और उसी को आपने कॉपी करना है। बिल्कुल। ब्रेक पे जाने का टाइम है। वेल, और ये जो फहद ने बात की है ना कि बेशक आप कुछ करवाएं, अगर कुछ इन्हांस करना चाहते हैं, लेकिन वो नेचुरल लगना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। और ये भी एक टैबू है कि हम अक्सर सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं #NoFilters, लेकिन ये पीछे नहीं लगते हैं कि क्या क्या थोड़ा बहुत काम अगर हुआ हुआ है तो उसको नॉर्मलाइज कैसे करें। इसके बारे में जब हम एक दूसरे को बताएंगे तभी पता चलेगा। अच्छे डॉक्टर के पास एक दूसरे को आप सजेशंस दे सकते हैं जाने के लिए, अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास, और क्या डोंट्स होने चाहिए। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात है में हम डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी। डॉक्टर फहद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और दो बहुत ही कॉमन इशूज़ मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर फहद मिर्ज़ा से। एक तो जो क्लेफ्ट लिप हो जाता है फहद, और जो तालू होता है। मैंने सुना है, उड़ती खबर आई है कि आप इसका फ्री में ट्रीटमेंट भी करते हैं। हाँ, मैं क्लेफ्ट लिप का क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट नोज की फ्री सर्जरी करता हूँ। ठीक है। और क्लेफ्ट लिप बेसिकली होता ये है कि जब माँ के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा होता है
तो जो उसका चेहरा होता है ना, आपने सुना होगा कि हम हर किसी का चेहरे एसिमेट्रिक होते हैं कि एक राइट साइड डिफरेंट है, लेफ्ट साइड थोड़ी डिफरेंट है। सही। वो इसलिए होता है कि हमारे जो चेहरा माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों अलग अलग बन रहे होते हैं और ऐसे बीच में आके मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट में ये होता है कि जब ये बन रहे होते हैं तो जो फाइनल स्टेज में जो जुड़ने का प्रोसेस होता है, उसको फ्यूजन कहते हैं, वो इनकम्प्लीट हो जाता है। सही। तो इसलिए कटा हुआ होठ और कटा हुआ तालू रह जाता है। सही। और इसकी कोई रीजंस हैं कि इसके एक तो जेनेटिक जो इसके रीजंस होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों की जीन्स में होता है। दूसरा ये कि कुछ माएँ जो स्मोकिंग करती हैं प्रेगनेंसी में, उनमें हो सकता है। कुछ माएँ जो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं प्रेगनेंसी में, उनमें हो सकता है। कुछ माएँ जो बहुत मोटी होती हैं, जो बहुत मोटी होती है, इनका जो BMI जिसको कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट 30 से ऊपर होता है, उनमें चांस हो सकता है क्लेफ्ट लिप का। फिर कुछ औरतें जिनमें डायबिटीज़ होती हैं, हाई डायबिटीज़, उनके अंदर हो सकता है। सही। प्लस कुछ औरतें जिनमें नशोनुमा अच्छी नहीं होती, जैसे फोलिक एसिड की कमी से काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि आपको क्लेफ्ट लिप हो जाता है। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटी सीजर मेडिसिन फेनेटोइन, उससे भी क्लेफ्ट लिप हो सकता है। सो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं इसकी। एंड एक दफ़ा हो जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बात बड़ी ज़रूरी है और आपके शो के उससे मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि क्लेफ्ट लिप के अंदर जब क्लेफ्ट लिप होता है तो शुरू में आपकी नाक भी बहुत ही दबी हुई होती है, बिल्कुल दबी हुई और टेढ़ी हुई भी होती है। सो पहले 3 माह वो वक्त होता है हमारे पास कि जब हम हड्डियों को और कार्टिलेज को, नरम हड्डी को और सख्त हड्डी को शेप कर सकते हैं। सही। तो पहले 3 महीने में बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग प्री सर्जिकल ऑर्थोपीडिक्स के लिए जाएं। उसमें ये होता है कि फिर वो कुछ ऐसे टेप्स और ट्यूब्स लगाते हैं जिससे नाक के शेप को नॉर्मल की तरफ करते हैं। उससे ये होता है कि होठ जो दूर होते हैं वो करीब भी आ जाते हैं और नाक जो कोलैप्स होती है बेहतर भी हो जाती है। तो ये 3 महीने तक करते हैं और फिर क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हम 3 मंथ्स के बाद करते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब एक तो होठ जब करीब आ जाएगा और नाक का शेप बेहतर हो जाएगा, तो सर्जरी होगी तो रिज़ल्ट बेहतर आ जाएगा। और इस रिज़ल्ट से आप वर्चुअली 90% नॉर्मल लुक उनको दे सकते हैं। तो सोचें लाइफ की ज़िंदगी के पहले 3 माह इतने इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा है कि बहुत अजीब से लोग भी क्लेफ्ट लिप का रिज़ल्ट अजीब सा होता है, नाक कोलैप्स होती है, बड़ा सा स्कार होता है। सो अगर पहले 3 माह में पेरेंट्स को गाइड कर दिया जाए कि भाई आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट या मैक्सिलोफेशियल के पास जाएं और ये प्री सर्जिकल ऑर्थोपीडिक्स की डिवाइसेस लगाएं ताकि वो बेहतर हो जाए, और फिर जब प्लास्टिक सर्जन्स या क्लेफ्ट सर्जन्स ऑपरेट करें तो रिजल्ट आपका बहुत बेहतर हो सकता है। वेरी गुड टिप। टाइमली डिसीजन से आप जो है वो बच्चे का फेस अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है फहद के तालू नहीं बना हुआ होता, लिप्स जो हैं वो जो एक कट होता है, कटे हुए होते हैं, सो उसका किस तरह से, व्हाट्स द राइट टाइम टू गो टू अ प्लास्टिक सर्जन? सो सबसे पहले तो जब ये हो तो आप जाते एक प्लास्टिक सर्जन को पहले दिखा दें। हाँ। बच्चे पीडियाट्रिशियन जो बच्चे का डॉक्टर होता है वो देखेगा, बट प्लास्टिक सर्जन को भी दिखा दें। अगर आप दिखा देंगे तो अगर अच्छा प्लास्टिक सर्जन होगा तो वो आपको गाइड खुद ही बता देगा कि इसके पास जाएं, इसके पास जाएं, इसके पास जाएं। बेसिकली टाइमलाइन ये होती है कि पहले 3 महीने पैदाइश के आप वो प्री सर्जिकल ऑर्थोपीडिक्स कराते हैं, डिवाइसेस लगाते हैं ताकि शेप थोड़ा बेहतर हो, गैप थोड़ा कम हो होठों के अंदर। 3 महीने के बाद हम सर्जरी करते हैं लिप के लिए। अच्छा, लिप की सर्जरी करने के बाद हम 3 महीने में लिप की सर्जरी हो गई क्योंकि बच्चे की थोड़ी हेल्थ बेहतर हो जाती है, थोड़ा बेहोशी लगा सकते हैं। फिर 10 मंथ्स पे हम तालू की सर्जरी करते हैं। सही। और आप ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी जब मैंने पहली दफ़ा ये पढ़ा कि तालू की सर्जरी 10 महीने पे आप इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि खाना नाक से निकल रहा होता है या ऐसी कोई चीज़ होती है। तालू की सर्जरी 10 महीने पे इसलिए करते हैं कि 10 महीने पे बच्चा अल्फाज बनाना सीख रहा होता है, और अल्फाज सिर्फ तब बनते हैं जब आपका मुंह का हिस्सा बंद हो पाता है और ज़बान फिर उस हवा जो फेफड़ों से आती है उसको ज़बान मूव करके आवाज़ निकलती है। तो ओनली जब ये हिस्सा बंद होता है तो ही आप सही अल्फाज निकाल सकते हैं। जब
तालू में छेद होता है तो वो मुंह की आवाज़ नाक से भी एस्केप कर रही होती है, फरार हो रही होती है, तो आवाज़ सही नहीं निकलती, तो बच्चा गलत प्रोनाउंसिएशन सीख लेता है। और वो ये कहते हैं कि अगर एक दफ़ा गलत प्रोनाउंसिएशन सीख ली तो भले सर्जरी करना आसान है, उसको सिखाना मुश्किल है। बिल्कुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग, आप समझ रही हैं? तो ये स्पीच थेरेपी, तो इसीलिए हम तालू को 10 महीने पे ठीक करते हैं ताकि वो गलत ना सीख ले, क्योंकि सोचें कितनी बड़ी बात है, गलत सीख लिया तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग इंसान का इतनी अमेजिंग चीज़ है कि वो हर चीज़ से अडेप्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नंबर्स जो हैं वो नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं, अगर आप फहद से कांटेक्ट करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके कोई सवाल करना चाहते हैं सवाल कर सकते हैं। फहद, एसिड विक्टिम्स जो होते हैं बर्न केसेस में जब कोई आपके पास आता है तो आप कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली बर्न विक्टिम्स एसिड, आई विल टेल यू स्टोरी अबाउट मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, बट बिफोर दैट बर्न और एसिड विक्टिम्स के लिए सबसे पहले बर्न विक्टिम्स के लिए मैं अगर कहूँ कि कोई भी पेशेंट अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन में आए कि जो बर्न हो गया हो, तो उसका जो इमीडिएट स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि फ़ायर को बुझाएं, और लोग कपड़ा डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, ये चीज़ें रेकमेंडेड नहीं है। कोशिश करें कि पानी से आप उसको फायर को एक्सटिंग्विश करें अगर पॉसिबल है। दूसरा ये कि जो भी हिस्सा बर्न होगा, ऑब्वियसली बहुत सीरियस बर्न हुआ फिर तो फ़ौरन हॉस्पिटल रश करें, बट अगर सेकंड डिग्री या डीप पार्शल थिकनेस बर्न हुआ तो उसको पहले 10-15 मिनट नॉर्मल पानी में बहाएं, बिकॉज एक तो आग से इंजरी हो गई, लेकिन उस इंजरी के बाद वो जो हीट होती है उसकी वजह से फर्दर और टिश्यूज़ में इंजरी हो रही होती है, और वो आपकी हीलिंग को, जितनी ज़्यादा इंजरी होगी उतनी मुश्किल हीलिंग होगी। तो इमीडिएटली जो 10-15-20 मिनट होते हैं उसमें आपने पानी में बहा दिया तो टिश्यूज़ कूल डाउन हो जाते हैं, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। सही, तो रनिंग वाटर पहली चीज़। दूसरी चीज़ एसिड के अंदर भी अगर किसी में हो, और ऑब्वियसली एसिड तो फ़ौरन खा जाता है, बट उसमें भी बेंट्राइन और एसिड के भी डिफरेंट वो होते हैं, बिकॉज एसिड का काफ़ी ख़राब, बर्न एसिड दोनों खा जाते हैं टिश्यूज़ को ना। तो हम लोगों का जो स्टेज आता है, जैसे मैं अब इमरजेंसी सर्जरी तो नहीं करता हूँ, तो हमारा स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी रिकन्स्ट्रक्शन, कि मतलब एक दफ़ा वो नुकसान हो गया, सारी चीज़ें सेटल हो गई, सब डिफॉर्मिटी आ गई है, डिसफिगरमेंट आ गई, उसको फिर हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम एक हद तक ही कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल कौन बनाता है? नॉर्मल अल्लाह बनाता है, नॉर्मल तो हम बना ही नहीं सकते, ना खाल बना सकते हैं ना कुछ बना सकते हैं। तो एक खाल अगर ख़राब हो गई तो कहीं और से खाल निकाल के उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी इन्फीरियर रिज़ल्ट होता है। या टिश्यू को एक्सपैंड करते हैं, और इस खाल को जैसे प्रेगनेंसी में आपका पेट एक्सपैंड होता है ना तो स्किन बढ़ जाती है, उसी तरह जैसे अगर फेस का कोई है तो हम गर्दन की स्किन में एक्सपैंडर डाल के, एक गुब्बारा होता है, डाल के 2-3 महीने में उसको एक्सपैंड करता है कि एक्स्ट्रा स्किन आ जाए। फिर वो स्किन यूज़ करते हैं, ख़राब स्किन निकाल के, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्किन है उसी को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई नया बाहर से चीज़ नहीं आ सकती। बिल्कुल, तो एक हद तक ही आप चेंज देख सकते हैं। और इस तरह की डिफॉर्मिटी की जो आप बात कर रहे हैं, अक्सर कोई ऐसी सर्जरी जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, इन सम केसेस कुछ कैंसर से रिलेटेड या बहुत सिवियर कोई हर्निया का केस, कोई ऐसी चीज़ के जिसमें आप को ये बताया भी जाता है कि जब आप जा रहे हो सर्जरी के लिए तो सर्जरी तो हो रही है लेकिन साथ साथ एक प्लास्टिक सर्जन भी होगा, ये भी एक ऑप्शन होता है साथ ही करने के लिए। बिल्कुल, हमेशा होता है, बिकॉज प्लास्टिक सर्जन्स तो हम लोग के बारे में कहते हैं कि हमारा कोई घर नहीं है। तो जिस इंसान का कोई मुल्क नहीं होता, पूरी दुनिया उसका मुल्क होती है। सो हमारा कोई एरिया नहीं है। हम न्यूरो सर्जन्स के साथ सर के ज़ख्मों को भरते हैं, जनरल सर्जन्स के साथ जिस्म के कैंसर के ज़ख्मों को भरते हैं, ब्रेस्ट सर्जन्स के साथ ब्रेस्ट के कैंसर को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। सो हम जब ऑर्थोपीडिक्स के साथ टांगों के ज़ख्मों को, हड्डियों को, स्किन को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो हम हर रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी के अंदर हमारी ट्रेनिंग रिकन्स्ट्रक्शन में ही होती है। एस्थेटिक्स तो फिर हम बाद में खुद सीख के करते हैं। तो हम सारे ये मतलब हमारी तो सर्जरी भी 16-16, 18-18 घंटे की सर्जरी होती हैं, कुछ 12-12, 13-13 घंटे की होती हैं। तो हमारा तो एक जोक भी है कि हमारी सर्जरी घंटों से नहीं दिनों से देखी जाती है। एक दिन शुरू होती है और अगले दिन खत्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सबसे अच्छा मुझे ये बताएं, 12-13 घंटे जो आप कह रहे हैं, व्हाट इज द टफेस्ट सर्जरी यू एवर डन? सबसे मुश्किल या सबसे लंबी या कुछ ऐसी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की निकल आएगी? एक तो सबसे टफेस्ट और सबसे जो टफेस्ट होती है और सबसे लंबी जो होती थी
वो हमारी होती थी। हमारे यहाँ पान गुटखा लोग बहुत खाते हैं। ओके। तो पान गुटखा खाने से लोगों के पान गुटखा वालों हाँ, कैमरे के पीछे पान बड़ी अच्छी। मैं आपको वालों। एक बात बताऊं, मसाला टीवी पे यहाँ पे अलाउड नहीं है, which is a अच्छा, very good thing. हाउ Very नाइस good यार, policy. हाउ नाइस यार। मसाला टीवी ने इन सारे नौजवानों के मुंह बचा लिए। बिल्कुल। सो पान गुटखा खाने से ना एक मुंह का कैंसर हो जाता है, मुंह का और ज़बान का कैंसर हो जाता है। जब वो कैंसर को हम निकालते हैं तो समझें कि ये तो हिस्सा पूरा ही निकल गया। तो आपको हड्डियाँ और जबड़े की हड्डी और ये हड्डी पूरा निकाल दिया आपने, ज़बान का भी आधा हिस्सा निकाल दिया। अब हड्डी भी बनानी है आपको, फिर अंदर की खाल भी बनानी है, बाहर की खाल भी बनानी है। फहद, इंसान फिर रहा क्या? मैं चाहती हूँ हर वो इंसान जिनके बेटे, जिनके कोई जानने वाले पान गुटखा खाते हैं, वो ये देखें और ज़रा डरें और अभी से जो है ना, लाइक अगर बहुत देर नहीं हुई तो अभी से पान गुटखा खाना बंद कर दें। बिकॉज क्या जिंदगी, अगर आप ज़बान अगर कट गई, बोल नहीं सकते सही से। क्योंकि हम रिकंस्ट्रक्ट भी किया तो अल्लाह वाला काम थोड़ी कर सकते हैं। मतलब ज़बान गई तो गई, हम तो खाली एक गोश्त का टुकड़ा ला के डाल देंगे। अब जैसे अब जबड़े की हड्डी भी काट दिया आपने, खाल अंदर की भी काट दी। अंदर की खाल अलग होती है, बाहर की खाल अलग होती है। मुंह के अंदर की खाल पिंक गीली खाल होती है ना, ये ड्राई खाल होती है, अलग खाल है। हमने ये टांग की खाल ली, टांग की हड्डी ली, यहाँ से निकाल दी, इसकी खून की नाली समेत पूरा उठा के, उसमें अलग उठाने में कुछ 4-5 घंटे लगते हैं। फिर उठा के आपने यहाँ की खून की नाली से प्लग किया, इस हड्डी से जबड़े की हड्डी बनाई, फिर एक खाल के हिस्से से अंदर की खाल बनाई, फिर घुमा के उसी से बाहर की खाल बनाई। तो और फिर वो बस उसको लगा, ऑब्वियसली फिर आपने ज़ख़म तो बंद कर दिया, जबड़ा भी ले आए, शेप भी थोड़ा बहुत ले आए, बट ज़बान तो ज़बान नहीं रही। अंदर की खाल ऑब्वियसली बॉडी अडेप्ट करती है, लेकिन वही थूक गिरते रहता है। बिकॉज जो लिप का फंक्शन है, लिप के अंदर एक मसल है, मसल तो नहीं बना सकते ना, कहाँ से बना सकते हैं? और ये वो चीजें हैं जिनसे आप बच सकते हैं। अभी जब हम एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे तो ऑफ कोर्स किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है यार, जिंदगी रुल जाती है। फिर वो आते रहते हैं, फिर उसके बाद कैंसर की वजह से आपने कर तो दिया, फिर वो शुआएं लगाते हैं। शुआएं लगाने से और उनका जो गोश्त है वो सख्त हो जाता है, तो मुंह नहीं खुलता फिर उनका। फिर वो बहुत एक अजियतनाक मरहला है। मतलब ज़ख़म भर तो देते हैं, लेकिन बहुत अजियतनाक मरहला है। और अल्लाह बचाए हर किसी को इससे। और अगर हम अपनी जान बचा सकते हैं, और अपनी जान तो चले, वो कहते हैं ना, देयर आर फेट्स वर्स देन डेथ। मौत से भी बुरे कई अंजाम होते हैं। तो ये उन अंजामों में से मौत तो फिर भी आज़ादी है, मौत से आज़ादी है, फिर अल्लाह के पास जाते हैं आप। लेकिन ये जो तकलीफ और घर वालों की तकलीफ़, फिर लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि लोगों के घर बिक जाते हैं। मतलब आपकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो गए, उनके स्कूल की फ़ी डिस्टर्ब हो गई, पूरा एक ख़ानदान डिस्टर्ब हो गया। और फिर उनका सबका मरकज़ जो है ना, वो आप बन जाते हैं। सब बाप को लेकर आ रहे हैं, ऊपरी लेकर आ रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे, कॉलेज छोड़ दिया, घर बिक गया, सोशल इकनॉमिक स्टेटस में अच्छा खासा चल रहा था, नीचे आके बिल्कुल ही लोअर उस क्लास में आ गए, बिकॉज दिस। ठीक है, अब जिसको अल्लाह ने देना है उसको देना है। लेकिन हम खुद भी सिगरेट है, अब सिगरेट पीने से बड़ा डेंजर, अब सिगरेट पीने से पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क 200 गुना बढ़ जाता है। 200 गुना बढ़ जाता है पैनक्रियाटिक कैंसर। वो कैंसर ने स्टीव जॉब्स को मारा था। सो अगर कोई समझता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी और पैसे, स्टीव जॉब्स से ज़्यादा अमीर कौन था? वो भी पैनक्रियाटिक कैंसर से मर गया। बीमारी तो बीमारी है। तो भाई पैसे वैसे सब कुछ, ये जो है ना इंसान का जिस्म, इससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे इल्म में नहीं है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। एक मज़े की बात कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे एक बार मेरे पेरेंट्स से किसी के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो हर वक्त खुश रहते हैं। हाँ, उनको तो देखें हर वक्त एंजॉय करते रहते हैं। खुशी और सुकून एक प्रिविलेज है और बेसिक नहीं समझा जाता, बेसिक नीड नहीं समझी जाती, जो कि पूरी दुनिया में हर इंसान का राइट है। राइट। तो आई थिंक इसका जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि जिस इंसान के चेहरे पे खुद खुशी है, लाइक यू, एंड वो किसी और के चेहरे पे खुशी ला रहा है। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मसला ये है, खैर अल्लाह हम सबको, क्योंकि जब इल्म आता है ना तो जहालत ख़त्म हो जाती है। इल्म, क्योंकि अंधेरे को कभी अंधेरा नहीं ख़त्म कर सकता, अंधेरे को सिर्फ रोशनी ख़त्म कर सकती है। और अंधेरा रोशनी की एब्सेंस है। तो रोशनी आती है, अंधेरा खुद झट जाता है। मसला ये कि पाकिस्तान में हमारे लोगों को कभी अपने फ़ैसले करने का मौका नहीं मिला।
हमारे लोगों को कभी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने का मौका नहीं मिला। हमेशा डराया गया, बताया गया कि ये करो, वो करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, डॉक्टर बनो, ये करो, ऐसे करो। हमेशा डराया गया, इससे शादी करो, इससे शादी करो, और जो आपकी दिल की आवाज़ थी ना उसको हमेशा दबाया गया। तो जो लोग अपने दिल की आवाज़ को दबाते हैं वो अपने आप से दगाबाजी करते हैं। तो अगर तुम अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं हो तो तुम कैसे खुश रह सकते? बिल्कुल, जो आप अपनी फील्ड में करते हैं, जो आपके काम में दिखता है, वो इज इट बिकॉज यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? देखिए, मेरे जो काम में दिखता है ना वो मेरे प्यार और पैशन का नतीजा है। आप जो भी काम प्यार से और पैशन से करेंगे, चाहे आप झाड़ू ही क्यों ना दे रहे हो, आप जो भी काम प्यार और पैशन से करेंगे उसका मज़ा ही और है। खलील जिब्रान ने कहा था, खलील जिब्रान एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था और मैं उसको बड़ा, उसकी बातें में अल्लाह ने उसको बड़ा विज़डम और फ़हम दिया है। खलील जिब्रान कहता है कि मस्जिद के बाहर बैठ के उन लोगों से भीख लेना बेहतर है जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, ना कि कोई ऐसा काम करके पैसे कमाना जिसमें तुम्हारा दिल नहीं है। क्या बात है। हाँ, कि जो लोग अपने प्यार और मोहब्बत से काम करते हैं उनकी भीख बददिली से कोई काम करने के पैसे कमाने से बेहतर। बिल्कुल, और जो लोग अपने प्यार से अपने काम से प्यार करती है ना, वो इतने बिजी होते हैं अपने आप को ही एग्जामिन करने में और ज़िंदगी को एंजॉय करने के में कि उनको जो हम कहते हैं ना कि दूसरों को बोलना ये क्या, वो टाइम ही नहीं होता। और मैं एक और आपको छोटी सी बात, आप खुशी की मुस्कुराहट की बात कर रही हैं तो और यही शायद हमारा मैसेज भी होगा बिकॉज हम बिल्कुल जाने वाले। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि एक इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ एक इंसान के लिए होती है सांस लेना। ठीक है, सांस लेने से अहम कोई भी चीज़ इंसान के लिए नहीं है। और सांस लेंगे तो काम कर पे जाएंगे, सांस लेंगे तो मोहब्बत करेंगे, सांस लेंगे तो पैसे कमाएंगे, सांस लेंगे तो नमाज पढ़ेंगे, सांस लेंगे तो चीज़ें करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सांस लेना। आप मुझे बताएं कि मेरे कहने से पहले तो आपको मालूम भी नहीं था आप सांस ले रही हैं, और अब मैंने उस सांस को ना ऐसे फील करके लिया है कि शुक्र है आसानी से सांस आ रहा है। चले, अब आपने सांस ले तो लिया, लेकिन जो हवा आपके फेफड़ों में गई, आपके फेफड़ों से आपकी उंगलियों में किसने पहुंचाया वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल? सब कुदरत है, सब कुदरत है। तो जब सबसे अहम चीज़ आपके लिए अल्लाह कर रहा है तो रिलैक्स करें। बिल्कुल। और हर मोमेंट को एंजॉय करें। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह का गिफ्ट है आपके लिए। करने वाला वो है, आप क्यों परेशान करने वाला वो है। लेकिन सोर्सेज जो हैं वो फहाद मिर्ज़ा जैसे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फहाद आपका, आपने अपने इतनी कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। बिकॉज फहाद जो है ना, उनको अगर आप उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो 3 हफ्ते बाद मिलती है और फिर आपको बताना पड़ता है कि नहीं मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, तो शायद 1-2 दिन पहले की मिल जाएगी। सो मुझे बहुत मज़ा आया किसी ऐसे इंसान को आपसे मिलवा कर जो कि अपनी ज़िंदगी में कमाल काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों में खुशी ला रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ ज़िंदगी में, ये उम्मीद कि उस काम को बेहतर किया जा सकता है और किस इंसान के लिए उसके पास जाना चाहिए, अगर ये आपको गाइडलाइन मिल जाए तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बिकॉज लोग कहते हैं ज़िंदगी छोटी है, मुझे लगता है ज़िंदगी लंबी है, इतनी लंबी तो है कि उस पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए।